ब्राह्मणिकल रिलीजन में या हिंदू धर्म में आपको कुछ चीज़ें चाहिए, आशीर्वाद चाहिए भगवान से और अपनी आपको कुछ मिलना है तो उसमें प्रथा दी हुई है कि आप प्रेयर करो, हाँ सर। रिचुअल करो, सैक्रिफाइस करो। अब तो सैक्रिफाइस अलग तरीके से है और प्रीस्ट के थ्रू ये सारा आप करके आपको जो जिस चीज़ के लिए आप मांग रहे हो आपको मिलने की आपको मिल जाती है या मिलने की उम्मीद होती है। ये प्रथा हिंदुज़्म की है, ब्राह्मणिज़्म की है। गवई साहब ने एग्जैक्टली वही कहा। गवई साहब ने इससे हटकर तो नहीं कहा ना कुछ। गवई साहब ने ये कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं है, आर्कियोलॉजी के दायरे में है। हाँ जी। और आप इंसिस्ट कर रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके धर्म में प्रेयर करके रिचुअल करके चीज़ें लेनी है तो वो लेके करने की कोशिश करिए। यस। तो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, जो उनका धार्मिक विचार है वही है। जब हम इनके विचारों के ऊपर ये प्रथा के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? यस। जब उन्होंने कहा है तो उसमें क्रिटिसाइज होना नहीं चाहिए। तो ये एक मुद्दा हो। इसके बावजूद भी गवई साहब के साथ इस तरह से बिहेव क्यों किया और जज के साथ क्यों नहीं किया, इसका कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि गवई साहब जो है एक दलित जज है। दुनिया भर में जो चर्चा का विषय है, भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन पे हुआ जो एक सांकेतिक रूप में एक कोशिश हुई हमले की कोर्ट परिसर में, ये दुनिया भर में एक न्यूज़ का विषय बना है। इसके पीछे की भूमिका क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये घटना भारत के इतिहास में पहले बार वर्तमान में क्यों घटित होती है, इन सब पर एक खास शख्सियत जो देश और दुनिया के तमाम घटनाओं पर अपनी तीक्ष्ण नज़र रखते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, पद्मश्री सुखदेव थोराट सर। एक ऐसे व्यक्तित्व जो देश और दुनिया के सारे न्यूज़ की खबर रखते हैं और देश में जो घटित हो रही है ये घटना, इसके ऊपर भी उनके आए दिन कमेंट्स और लेख प्रकाशित हुए हैं। सर आपका स्वागत है। सर हम देखते हैं कि ये जो घटना है एक अचंभित करने वाली घटना, यानी अपेक्षा नहीं थी ऐसी घटना की जो भारत का लोकतंत्र अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पर ये घटना होना, आपका पहला रिमार्क क्या है सर? उसमें मेरा ख्याल है वो जो इशू है वो समझ लेना चाहिए। इशू ये है कि ये पाया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिसीजन देते हैं तो उसमें कभी कभी वो जो मेन डिसीजन होती है उसके बाहर जाके कमेंट करते हैं, ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। कोई गवई साहब ही उसमें एक्सेप्शन नहीं है। चंद्रचूड़ और वो सारे डिसीजंस है जिसमें इस तरह की अलग कमेंट दी जाती है। मैं आपका एक एग्जांपल दे दूँ आपको। जो हाँ जी सर। जो सब कैटेगराइजेशन के ऊपर जो डिसीजन लिया गया तो उसमें आप देखेंगे कि मेन डिसीजन तो रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं सब कास्ट में, वो तो था। लेकिन उसके अलावा ये जो जस्टिस पंकज मित्तल है वो तो उसके दायरे के बाहर और कहने लगे मैं गीता पढ़ता हूँ, वो गीता अच्छा ये है, वो गीता का कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो एक तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन है गीता के कर्म सिद्धांत की। उसके ऊपर तो कुछ चर्चा हुई नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेन डिसीजन है उसके हट के जाके थोड़ी कमेंट ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी केस में जो भगवान की जो मूर्ति थी उनका जो मुकुट नहीं था, सर नहीं था, तो वो इशू आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के दायरे में आता है, उन्हीं के पास मूर्ति भी है, तो आप उनके अप्रोच करो, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं करेगा। और इसके हटके उन्होंने फिर ये कमेंट किए कि चूँकि हिंदू धर्म में प्रार्थना करना, रिचुअल करना, सेक्रीफाइस करना, इसके थ्रू भगवान से कुछ चीज़ें मांगी जाती है या विशेष मांगी जाती है तो वो करिए आप, ताकि जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ये इशू था। हाँ सर। और इसको लेके जो उनका जो गवई साहब का बयान है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो गया कि आप हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा रहे हो। तो ये इशू मेन इशू इसमें है। सर हम देखते हैं कि एक इकोसिस्टम एक बन जाता है, प्रेशर ग्रुप बन जाता है। अगर से आप जिस विचारधारा के नहीं है उस विचारधारा के विपरीत कोई बात करता है तो एक इकोसिस्टम, एक प्रेशर ग्रुप तैयार हो जाता है। तो उसी फहरिस्त में किसी षड्यंत्र का आपको ऐसा यहाँ स्मेल दिखती है कि इतनी बड़ी पद पे जो देश के सर्वोच्च 4th नंबर पे पदस्थ है उनके ऊपर ऐसा अटैक होना प्रेमाइसिस में, क्या लगता है कोई षड्यंत्र है इसके पीछे? नहीं, इसमें देखिए मुझे ये लगता है कि ये गवई साहब ने जो ओपिनियन दिया उसके बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हुई
और सोशल मीडिया पे और घिनौनी बातें उसके तुरंत बात की है जो, और उससे एक साफ जाहिर होता है कि एक जो समाज में तबका है, वो तबका गवई साहब के इस ओपिनियन के विरुद्ध में काम कर रहा था और बोल रहा था, और बहुत घृणात्मक तरीके से बोल रहा था। एक तो वीडियो है जिसमें उनके मुंह में नीला कलर लगाया और गले में जो एक मटका, जो क्रिमिनल एक्ट है, जो क्रिमिनल एक्ट क्या है वो जो पेशवाई में इस तरह से अनटचेबल के लिए इंटरव्यू के साथ होता था, तो ये उनको दिखाना है कि अस्पृश्य है ये। तो इसके पीछे एक तबके की साजिश तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जो राकेश कुमार तिवारी है, ये तिवारी है इनका नाम। अच्छा सर, उसको राकेश किशोर के नाम से भी प्रकाशित किया गया। हाँ, तो मुख्य अखबारों में वो ऐसा है कि अपनी जात छुपाने के लिए अच्छा, बहुत सारे लोग जो है अपना फैमिली सरनेम देते नहीं, क्योंकि उससे जात रिवील हो जाए। अच्छा। जितने भी कुमार यूपी के देखेंगे तो अपनी जात छुपा रहे हो। हाँ जी। तो उसी तरह ये जो राकेश कुमार है, ये बनारस में इन्होंने डिग्री ली है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो अपना नाम छुपा रहे हैं। तो उन्होंने जो ये कहा, उसको मुझे नहीं लगता कि दिस इज ए सिंपल इंडिविजुअल एक्ट ऑफ राकेश कुमार तिवारी। तो उसके पीछे जो एक विचारधारा है, ये ग्रुप है, उसका वो एक कारण है। लेकिन मुझे लगता है इसके दो कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि लोगों ने इस तरह से क्यों कंडेमनेशन किया और बड़े ह्यूमिलेट तरीके से उसने गवई साहब की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की। एक मुद्दा जो आपने उठाया कि भाई ये इस लोगों को कैसा लग रहा है, हाँ जी, ये क्यों हो रहा है। देखिए, पिछले 10 साल में एक बात तो हो रही है कि इंडिया की जो प्राइम इंस्टीट्यूशंस है, यस, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, ईडी हो, विजिलेंस एजेंसीज हो, इनकम टैक्स हो, और सुप्रीम कोर्ट भी, अब उन्होंने उसको मिला लिया है। इसको पूरी तरह अंडरमाइन करने की बात हो रही है। दीज आर टेकन ओवर बाय पीपल बाय वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, और उसको फिर अपने आइडियोलॉजी के तरीके उसको चलाने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है उसी चेन का एक हिस्सा है ये। अच्छा, कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों हम छोड़े ऐसा। लेकिन ये गवई साहब के केस में क्यों हुआ और केस में क्यों नहीं हुआ, और केस में भी इस तरह की बातें हुई है। उसका कारण जो मुझे लगता है वो दो कारण है उसके। एक तो ये है कि गवई साहब ने जो कहा वो सही है, वो कोई गलत तो है नहीं। लीगल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज नहीं कह रहे थे वो। लीगल लैंग्वेज तो उन्होंने पहले की थी। उसके बाद एक रिमार्क किया आर्कियोलॉजी के पास आप जाइए। हाँ जी, ये एक ओपिनियन था, उनको सजेशन थी उनकी कि भाई आप ब्राह्मणिकल रिलीजन में या हिंदू धर्म में आपको कुछ चीज़ें चाहिए, आशीर्वाद चाहिए भगवान से, और अपनी आपको कुछ मिलना है, तो उसमें प्रथा दी हुई है कि आप प्रेयर करो, हाँ सर, रिचुअल करो, सैक्रिफाइस करो। अब तो सैक्रिफाइस अलग तरीके से है, और प्रीस्ट के थ्रू ये सारा आप करके आपको जो जिस चीज़ के लिए आप मांग रहे हो आपको मिलने की, आपको मिल जाती है या मिलने की उम्मीद होती है। ये प्रथा हिंदुज़म की है, ब्राह्मणिज्म की है। गवई साहब ने एग्जैक्टली वही कहा। गवई साहब ने इससे हटकर तो नहीं कहा ना कुछ। गवई साहब ने ये कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं है, आर्कियोलॉजी के दायरे में है। हाँ जी, और आप इंसिस्ट कर रहे हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके धर्म में प्रेयर करके, रिचुअल करके चीज़ें लेनी है, तो वो लेके करने की कोशिश करिए। यस, तो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, जो उनका धार्मिक विचार है वही है। जब हम इनके विचारों के ऊपर, ये प्रथा के ऊपर क्रिटिसाइज करते हो, तो आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? yes. जब उन्होंने कहा है तो उसमें क्रिटिसाइज होना नहीं चाहिए। तो ये एक मुद्दा हुआ। इसके बावजूद भी गवई साहब के साथ इस तरह से बिहेव क्यों किया है और जज के साथ क्यों नहीं किया, इसका कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि गवई साहब जो है एक दलित जज है, और हिस्टोरिकली जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है, रिलीजन की प्रीचिंग है जो मनुस्मृति में है, वो ये है कि भाई धर्म के बारे में अनटचेबल को कोई राइट नहीं देने चाहिए, कोई नॉलेज नहीं देना चाहिए, उनका अधिकार ही नहीं है धर्म को मालूम करना है, पढ़ना। यदि गलती से यदि अनटचेबल वेद का पठन चल रहा है और सुन भी लेता है, तो उनके कान में जो लावा है, गरम लावा, वो डालना चाहिए। और बहुत सारी और पनिशमेंट है, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारी पनिशमेंट है यदि आप शिक्षा का रूल धर्म के विचारों को लर्न करने की कोशिश की तो गवई साहब ने जो किया वो ये किया कि इनडायरेक्टली, अदृश्य रूप में राकेश कुमार तिवारी के दिमाग में ये है कि ये एक दलित जज है, इसने धर्म के बारे में हमें एडवाइस क्यों करना चाहिए। तो यानी उसी का विकराल रूप था, इसलिए एक्शन किया उन्होंने। यही है जो मनुस्मृति की विचारधारा है, वही विचारधारा तो उन्होंने
उसी के चलते उन्होंने ये सारा किया हुआ है। और उन्होंने कहा है, सीधा सीधा कह दिया है कि हमारी भावनाएं दुखी हुई, जो एएनसी के न्यूज़ के साथ उन्होंने जो इंटरव्यू दी है। तो मुझे ये लगता है कि ये सही कारण है। सर एक जो बारीक धागा है, मैं हाँ। थोड़ा आपको रोकूंगा। आपने कहा कि इनकम ईडी की बात की आपने, सेबी की बात की, और हम देखते हैं कि आप एक इतिहास भी काफ़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। आप इतिहास के विद्यार्थी भी हैं और आपके संशोधन भी आते हैं। सर क्या लगता है कि जो अनटचेबिलिटी है, क्या सेबी को कंट्रोल करना, या फिर जो शेयर मार्केट को हमारे हम देखते हैं एलिगेशन लगना, ईडी का वेपनाइजेशन करना, या हम देखते हैं ये सारी संस्थाओं का वेपनाइजेशन है, क्या ये अनटचेबिलिटी का ही एक विकराल रूप है एक मॉडर्न एज में? आपको ऐसा लगता है कुछ? नहीं, ये अनटचेबिलिटी का विकराल रूप नहीं है, लेकिन ये कास्टिज्म का विकराल रूप है। और अनटचेबिलिटी कास्टिज्म का हिस्सा है। देखिए, ब्राह्मणिज्म जो है, ब्राह्मणिज्म की सामाजिक व्यवस्था कास्ट सिस्टम है, धार्मिक व्यवस्था भी है, और ब्राह्मणिज्म की पॉलिटिकल सिस्टम भी है। यस। तो ब्राह्मणिज्म की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जो वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्राह्मणिज्म की पॉलिटिकल गवर्नेंस की सिस्टम क्या है? आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 4 है, जिसमें रिडल ऑफ हिंदुइज्म है। तो ब्राह्मणिक गवर्नेंस पे उनका एक रिडल है, एक विषय है। ओके। हाँ, और एक दूसरा विषय है ब्रह्मा पे। उन्होंने साफ किया कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है देश में, वो ये है कि इट इज़ अ रूल ऑफ वन कास्ट, क्षत्रिय। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है, हाँ। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। यस सर। यह उन्होंने कहा है बाबा साहब ने, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल सही है कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में जो स्टेट का गवर्नेंस है वो एक जाति का होगा, वो होगा क्षत्रिय, सबको मालूम है। और वो गवर्नेंस जो है वो क्षत्रिय के थ्रू होगा, और फॉर द हाई कास्ट होगा, यस। लो कास्ट को नहीं है। जो सिटीजनशिप राइट यदि सबको है, फंडामेंटल राइट, तो वो लो कास्ट को नहीं। तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणिकल स्टेट गवर्नेंस जो है वो एक तरीके से हेरिडिटरी और सेंट्रलाइज और एक कास्ट के पास है। तो ये जो सारा है, ये जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि सारी जो प्राइम इंस्टीट्यूशन को अपने आदमी उसके हेड बनाने में, उसका सारा कंट्रोल जो है वो स्टेट में लेना, ये उसका उद्देश्य है। हाँ ताकि सर। आप कंट्रोल करें बाय वन कास्ट, बाय वन ग्रुप, नॉट बाय द पीपल एट लार्ज। ये उसका हाँ सर। जो आपने सवाल पूछा है। क्योंकि मनुस्मृति में जो, वो भी तो एक ब्राह्मण पंडित ने लिखी है, सुमति भार्गवा ने लिखी है। हाँ। वो पंडित ही थे। ये मनु टोपन नाम था। ओके, हाँ, उनका हाँ, उपनाम जो था। जिसने लिखी है वो सुमति भार्गव है, जो हाँ। ब्राह्मण है। तो मनुस्मृति में जो डायरेक्शन दी है कि भाई एक दलित ने ये सारा धार्मिक धर्म पढ़ना भी नहीं चाहिए और प्रीच भी नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए पनिशमेंट है। और वेदा जो है वो परमानेंट है, उनका नॉलेज जो है परमानेंट है, चिरकाल है, उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है गवी साहब को टारगेट करने का कारण ये है कि वो जो मनुस्मृति की परंपरा है दलितों के ऊपर इम्पोज की हुई, उस परिकल्पना का उल्लंघन गवी साहब कर रहे थे। और तिवारी साहब ने जो कृत्य किया है उसके अगेंस्ट में किया है। दूसरा ये है कि आजकल ये हो गया है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ गया है। यस सर। देखिए, बाबा साहब के ज़माने में 1950 में या 60s में जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था, अनटचेबिलिटी और कुछ धर्म के साथ जुड़े हुए भी नियम है कि पूजा अर्चा जो है उसको क्रिटिसाइज करते थे, लिखते थे। मुकनायक में लिखा, मनुस्मृति महाड़ में जलाई। तो उस वक्त उसका विरोध हुआ वोरली, लेकिन इस तरह से फोर्सफुल विरोध नहीं हुआ, क्योंकि एक तबका था जिसको ये लगता था कि भाई ये जो कह रहे हैं एक बात तो सही है कि ये ह्यूमन राइट की बात को ये उठा रहे हैं, तो सुन लेता था। खुश नहीं था, एग्री नहीं करता था, लेकिन सुन लेता था। 2014 के बाद जब ब्राह्मणिज्म का राइज हो रहा है, तो ब्राह्मणिज्म की जो कुछ ऐसी विचारधारा है जो घटना के खिलाफ जाती है, उसको यदि आपने क्रिटिसाइज किया तो उसके ऊपर इंटॉलरेंस बढ़ गया है और क्रिटिसाइज होने लगा है। तो गवी साहब का जो है वो उसका धागा उससे वैसे भी जुड़ता है। हाँ सर। अब मैं उससे एक एक्सटेंडेड पॉइंट ये कह रहा हूँ कि भाई इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, आप धर्म के ऊपर क्रिटिसाइज मत कीजिए। रिलीजियस फ्रीडम है कि आप प्रीच कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो, लिख सकते हो,
लेकिन जो रिलीजियस फ्रीडम है सबको, उसकी एक लिमिटेशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, यस सब्जेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज। यस तो यदि कोई दलित समाज के व्यक्ति उनके उनके राइट को आप डिनाई कर रहे हो, वायलेंस कर रहे हो और वो क्रिटिसाइज कर रहा है, और आप कहते कि नहीं ये तो हमारे धर्म के ऊपर क्रिटिसिज्म है, ये तो सही आर्गुमेंट नहीं है। वो तो यदि आप उसको उस विचारधारा को आप डिफेंड कर रहे हो, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो। यस कॉन्स्टिट्यूशन के 28 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है सीधा सीधा कि आप धर्म को स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाए नहीं जा सकते, आप ऐसे धार्मिक विचार को प्रमोट नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट और जो प्रोविज़न है उसके खिलाफ जाए। लेकिन आजकल ये हो गया है कि नहीं, इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है कि गलत मुद्दों की क्रिटिसिज्म भी आप करो तो आपके ऊपर अटैक होगा। क्या उपाय देखते हैं सर? हम देखते हैं कि आज हम पूरी दुनिया से ट्रीटीज के साथ बाइंडिंग है, इंटरनेशनल लॉ को हमने साइन किया है, ह्यूमन राइट्स हम लोग इनकॉर्पोरेट करने के फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग के ऊपर जा रहे हैं। इन सब चीज़ों में जब सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, गांधीवादी विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा है, इन सब चीज़ों में ब्राह्मणवाद अपने उग्र रूप में बढ़ते जा रहा है। अगर से हम जो समस्या देखते हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आप कैसे इन सब चीज़ का उपाय ढूंढते हैं? नहीं, उसमें ये समझ लेना चाहिए कि जो राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म है ना, जो बहुत एग्रेसिव फॉर्म में 2014 की बात हुआ है, काम तो 100 साल हुआ, 100 ईयर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। हाँ सर। लेकिन 2014 के बाद जो हुआ है वो ऐतिहासिक परंपरा को रिपीट करने वाला है। इट इज़ कैरी फॉरवर्डिंग द लीगेसी ऑफ द पास्ट। मैं आपको ये बात बताऊं और बड़े मैं मुद्दे के साथ और इन्फोसिस के साथ बता रहा हूँ, ये है कि जो लोग ये जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर जब क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ओपिनियन देते हैं, ये एक मुद्दा वो भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रेजेंट में ये वो हो रहा है तो सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसा कैसा हो रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये पिछले 1000-1500 साल से होता आ रहा है। ओके। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसकी सिद्धांत दिया हुआ है कि बुद्धिज़्म के खिलाफ ब्राह्मणिज्म जो थी वो ये काउंटर रिवोल्यूशन थी, तो वो लगातार उसको अपोज किया। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि वो विचार, वो अपोजिशन जो है वो सिर्फ विचारों के लेवल पे नहीं था। इट वॉज नॉट ए वॉर ऑफ पेन ओनली, इट वॉज ऑल्सो ए वॉर ऑफ स्वॉर्ड। यस। तो उसमें वायलेंस भी इस्तेमाल हुआ है। तो जो वायलेंस इस्तेमाल हुआ बुद्धिज़्म के खिलाफ, उसकी कहानी सब लोगों ने लिखी हुई है। उसमें यह है कि बुद्धिस्ट विहारा को डिस्ट्रॉय किया, अच्छा। भिक्खुओं के ऊपर वायलेंस किया गया। अब ये जो लालमणि जोशी की किताब है, बहुत इमिनेंट इंडोलॉजी से रिलीजियस फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी करते हैं, डिविनिटी स्कूल जो है हार्वर्ड में, उसमें उन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल दिया? हाँ, उन्होंने भी कुछ नहीं, उन्होंने तो पूरा डिस्क्राइब किया है कि जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप। हाँ, तो मैं आपको वो एग्जाम्पल देता हूँ। लेकिन बुद्धिस्ट विहारा को डिस्ट्रॉय किया, बुद्धिस्ट विहारा की जगह पे हिंदू टेम्पल बनाए, सेम जगह पे। तो ये मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ सर, कि ये जो शंकराचार्य ने कहा है, तभी जो शंकराचार्य उन्होंने कहा है कि भी घटना में रिजर्वेशन की प्रोविज़न है, इसलिए रिजर्वेशन है, घटना को बदल देना चाहिए। और उन्होंने कहा भाई हमारा तो वैदिक धर्म है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था, ये तो होना चाहिए। ये शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आदि शंकराचार्य है, उन्होंने वही किया है। हाँ, उनके आदि शंकराचार्य ने क्या किया, मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शंकरा इज नोन टू हैव फाउंडेड हिज श्रीनगरी मथा, फर्स्ट मथा, ऑन द साइट ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज। तो आदि शंकराचार्य ने बुद्धिस्ट के विहारा को डिस्ट्रॉय करके डायरेक्ट उन्होंने बताया, एविडेंस के साथ बताया। यदि उसके ऊपर आपने मठ बनाया है तो क्या बुक का नाम है सर? ये बुक का नाम है, ये देख लीजिए दर्शकों, ये है द स्टडीज इन द बुद्धिस्ट कल्चर ऑफ इंडिया, लालमणि जोशी। ये बहुत ही निर्णायक स्कॉलर है। यस। और वायलेंस जो है, वायलेंस का जो इस्तेमाल है इसमें, तो ये जो किताब है ये तो पूरा डिटेल देती है। इसका नाम है हार्डशिप एंड द डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ये इटालियन स्कॉलर है। ओके। तो मैं जो मुद्दा आपके साथ जोर दे के कहने की बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये नहीं माने लोग कि जो हो रहा है वो अभी हो रहा है, नहीं, ये पहले से हो रहा है। ये 1000-1500 साल से हो रहा है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने की थ्योरी दी है, रिवोल्यूशन। यानी अभी जो घटित हो रहा है ये 1500 सालों से हो रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको जो युवा सुन रहा है
जो दर्शक आपको सुन रहा है, आपने एक नया डायमेंशन पेश करने की कोशिश की कि आपके इर्द गिर्द में जो घटित हो रहा है ये अभी नहीं हो रहा है, ये पहले से हो रहा है, तो ये हर काल में सर रुका भी होगा, तो कहाँ से कुछ काल तक मिडिवल पीरियड में रुका। ओके। या लेकिन बेसिकली ये शुरू हुआ मनुस्मृति लिखने के बाद। मनुस्मृति लिखी गई BC 200। तो उसी शक्ति होगा एक विकराल रूप है, आप ये बोल रहे हैं बिल्कुल जो प्रॉब्लम कंटिन्यूअस सर। है। हम एक टेक्निकल चीज़ देखते हैं कि 1925 में देश में 4 बड़ी घटनाएं घटती है। हम देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी बनती है, उसी वक्त हम देखते हैं कि समता सैनिक दल भी बनता है, उसी दरमियान हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने आप में एक इमर्ज होती है, एक मैसेज आता है, वेस्टर्न फिलॉसफी से मैसेज आता है और हमको भारत में इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आता है। उसी वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बनता है और कांग्रेस उसके दरमियान कुछ दिन पहले इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। ये जो 5 पॉलिटिकल संगठन या नॉन पॉलिटिकल संगठन भारत में इस्टेब्लिश होते हैं, पर लेकिन आज हम देखते हैं कि 100 सालों का जो सेलिब्रेशन होता है RSS के द्वारा, पर ये बाकी जो संगठन है अपना उस तरीके से रोल नहीं अदा कर पाते हैं देश में, चाहे कल्चरल बोलिए, सोशियो पॉलिटिकल बोलिए, या एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक वे में फाइट करने के जो जरिया है। इसमें क्या लगता है कहीं ना कहीं इनके भी सारे संगठनों को अपना आत्मपरीक्षण करने की ज़रूरत आ गई, ऐसा लगता है आपको? नहीं, उसमें ये है, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। उसमें ये है कि गांधी जी की जब हत्या हुई, हाँ जी, तो पटेल ने RSS को बैन तो किया था। हाँ जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत उसको वो बैन जो वो निकाला है। सवाल ये है कि RSS की जो आइडियोलॉजी है या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडियोलॉजी है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, और ये बहुत हजारों सालों से चली आ रही है। इसको लाने के लिए वायलेंस का भी इस्तेमाल जो आप बता रहे हैं। हाँ, इसकी समझ ये पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं है। इतना जरूर था कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, जैसे बार बार रिपीट किया जा रहा है कि इन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम में सहभाग नहीं किया, और कुछ थोड़ी बातें की जाती है जो अभी रिवील जो रिपीटेशन ही होता है। लेकिन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरा दिया हुआ है कि भाई इस संगठन की तो आइडियोलॉजी ये है। ये लालमणि जोशी ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बदली भी है। हाँ सर। जो बुद्धिज़्म की विचारधारा है वो विचारधारा भी एक्सेप्ट किए लोगों को ये करने के लिए। अब गीता जो है, बाबा साहेब का एक आर्टिकल है ना, गीता एंड टीचिंग, तो उन्होंने कहा ये तो पूरा इमिटेशन है बुद्धिज़्म का, तो इसलिए लोगों के समझ में नहीं आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लालमणि जोशी ने कहा कि जितनी भी विचारधारा को बदला है, इधर उधर किया है, और फिर उसमें लोगों को लगा कि भाई दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये सब सारा होने के बावजूद जो सेंट्रल आइडियोलॉजी ऑफ ब्राह्मणिज्म है, रिलीजियस आइडियोलॉजी, गॉड एग्जिस्ट है, गॉड को सेटिस्फाई करने और अपने भले के लिए रिचुअल्स करो, सैक्रिफाइस करो, ध्यान धारणा करो, और सोशल सिस्टम जो है वो जाति व्यवस्था की, इस विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। तो आप देखेंगे कि ये शंकराचार्य और सारे जो लोग हैं, ये 2 बातों को एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमारे रिलीजियस टीचिंग और हमारी सोशल कंटिन्यू, ये बिल्कुल हमारा कोर है हमारे ब्राह्मणिज्म का। ये जो है कांग्रेस के समझ में नहीं आया। अच्छा, कम्युनिस्ट तो इसको मानते ही नहीं थे कि धर्म तो नशा है, इसकी चिंता नहीं करने की जरूरत है। हाँ जी, और धर्म के जो विचार है वो इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस्ड है, उनकी थ्योरी है इकोनॉमिक डिटरमिनेशन। यस, उनके समझ में नहीं आया। वही सोशलिस्ट का हुआ। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कुछ हद तक जाति का सवाल लेते थे, लोहिया वगैरह, पर नॉट बियॉन्ड दैट। तो उनको इसकी गहराई समझ में नहीं आई। SSD भी उसी टाइम पे बनी। हाँ, उसका भी एक अच्छा स्टारडम भी देखा दुनिया ने कि उनके समता सैनिक दल तो दूसरे साइड में है ना। हाँ, समता सैनिक दल तो बाबा साहेब के साइड में है। हाँ, वो तो रिवोल्यूशन की साइड में है। मैं जो लोग ऐसे हैं कि जो काउंटर रिवोल्यूशन नहीं है, RSS या हिंदू संगठन के हिस्सा नहीं है, न्यूट्रल है, डेमोक्रेटिक है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेटिक सोशल है, वही आपने सवाल पूछा मुझे। तो वो जो है उनको उसकी पूरी गहराई समझ में नहीं आई। और अभी भी जो अभी प्रेजेंट में समझ में आ रही है सर। अभी वो जो देख रहे हैं उसको उससे समझ में आ रही है, लेकिन उनको वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे कि भैया ये तो पहले भी हुआ है और ये रिपीट होता रहेगा। तो यानी ये इसके साथ उन्होंने अपना यानी जिंदगी जीने का एक ढांचा तैयार कर लिया है। इससे फाइट ये समझना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना चाहिए कि ये जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणिकल रिलीजन और ब्राह्मणिकल सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन कास्ट, ये उसका कोर है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए 31 जुलाई के जनता में बाबा साहब ने ये सवाल रेज किया था, उस वक्त भी ये डिस्कशन के लिए आया था कि हिंदू समाज का धर्म कौन सा है। डायरेक्ट लेख में बोला है। लेख है,
हिंदू समाज का धर्म कौन सा है। उसमें उन्होंने कहा देर इज नो हिंदू रिलीजन, देर इज नो सनातन रिलीजन, देर इज नो वैदिक रिलीजन एज सच। जो सही है वो ब्राह्मणिज्म है। आपको क्या लगता है सर, आप भी 5 दशक से देश को देख रहे हैं, कल्चर को समझ रहे हैं, आप रिसर्च करते हैं, रीथिंकिंग करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में आप लिखान भी करते हैं, आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म का रियल धर्म कौन सा है? नहीं, वो तो मैं बाबा साहेब की विचारधारा को बिल्कुल मानता हूँ कि ये लालमणि जोशी ने भी लिखा है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म, उनका भाषण है श्रीलंका का, वो भी और बाबा साहेब की विचारधारा है कि देयर इज़ नथिंग लाइक हिंदू रिलीजन। ये कोई आइडियोलॉजी है नहीं, ये तो हिंदू शब्द तो 11वीं शताब्दी में आया है, जो अल्बुनी ने दिया था कि सिंधु नदी के बाहर जो लोग रहते उनको हिंदू कहने लगे वो। इट वॉज ए जोग्राफिकल नेम, Yes. टर्म, इट वॉज नॉट ए आइडियोलॉजिकल अल-बरूनी ने जो दिया है। हाँ, इट वॉज नॉट ए आइडियोलॉजिकल टर्म। जो आइडियोलॉजी है, और सनातन धर्म भी क्या है, सनातन भी कोई मीनिंग नहीं देता क्या है सनातन सर? सनातन धर्म वो उसको ब्राह्मणिज्म के साथ रिलेट करते हैं। जो शंकराचार्य उनको मालूम है उनका सनातन धर्म क्या है। राकेश तिवारी भी बोल रहे हैं कि मैं सनातन के लिए हाँ, लेकिन सहूंगा ये नहीं बता रहे वो कि सनातन धर्म मीन्स ब्राह्मणिज्म। अच्छा, यानी गवई साहब पे जब वो अटैक कर रहे थे तो उस वक्त हाँ, तो सनातन उस धर्म कड़ी को इस कड़ी से जोड़ते हैं। हाँ, वो सनातन धर्म। आप हम देखते हैं कि सनातन ये शब्द हम तो अरब के लिटरेचर में भी मिलता है। जैसा अल-बरूनी की आपने बात की, बड़े बड़े ऑरिएटर्स हुए, रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियन भी ये शब्द सनातन का ऐसा है ट्रेडिशनल, Okay. हेरिडिटरी ट्रेडिशनल ये है। अच्छा। लेकिन इज्म क्या है ये नहीं बता, ये वो शब्द ये नहीं बता रहा ना कौन सी आइडियोलॉजी है। वो जो बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं वो ब्राह्मणिज्म है। ओके। और लोग इस्तेमाल ब्राह्मणिज्म इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका जो ठपका जो है ना वो ब्राह्मण कास्ट पे गिर पड़ता है। ओके। उनको लगता है कि हमारा नाम लेके हमें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, जो रिलीजन है वो सही ब्राह्मणिज्म है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने लालमणि जोशी ने उसको न्यू ब्राह्मणिज्म कहा। Yes. थोड़ा बहुत फर्क है। तो रिलीजियस आइडियोलॉजी है जिसमें कर्म सिद्धांत है, सोल का कॉन्सेप्ट है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, फिर ये सारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो गॉड की प्रेयर है, रिचुअल है, सैक्रिफाइस है और बहुत सारे रिचुअल है, ये तो रिलीजियस हुआ। और सोशल में कास्ट सिस्टम। ओके। ये दो ही पिलर है ब्राह्मणिज्म के, मैं समझता हूँ। अच्छा। और इसके बिल्कुल विरोध में बुद्धिज्म और दूसरी ट्रेडिशंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने समझ लेना चाहिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, नाम पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इंडिया के समझ लेना सारी चाहिए कि पार्टियां। भाई जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो इसको प्रोपोगेट कर रही है वो सही तरीके से ब्राह्मणिज्म को कर रही है। ये हिंदुज़म वर्ड जो है वो गलत है, सनातन वर्ड जो है वो सही नहीं है, वैदिक भी कुछ हद तक सही नहीं है। जो सही वर्ड है वो ब्राह्मणिज्म है, जो और इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ये इस्तेमाल करने नहीं देते। हम सेकंड सेगमेंट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर जो टेम्पर बन रहा है देश का, यानी जो साइंटिफिक टेम्पर की हम बात करते हैं या फिर एक यूथ की टेंडेंसी बन रही है, हम देखते हैं किसी भी देश का अगर से जो भविष्य होता है युवाओं पे टिका रहता है। तो जिन ओरिएटर्स के, जिन स्कॉलर्स के आप नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज, हम देखते हैं नोबल चैंपियंस अमर्त्य सेन जैसे लोग बाहर चले जाते हैं, आरबीआई के गवर्नर भी बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप लेने की कोशिश भी करते हैं। क्या यूथ, ये जो फैक्ट एंड फाइंडिंग जो होता है हिस्ट्री से निकल कर जो आता है, क्या यूथ भी दूर होते जा रहा है इन सब चीज़ों से, ऐसा लगता है आपको एजुकेशन सिस्टम की वजह से? नहीं, उसके दो कारण हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हेगडेवार ने आरएसएस बनाई ना, हाँ सर। तो उन्होंने क्या कहा था पहले? उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को बदलो प्रचार माध्यम से, यूथ को बदलो, अर्ली स्टेज में चाइल्डहुड में उसको कैप्चर करो और उसको इंडोक्ट्रिनेशन करो एक विचारधारा से। यूथ को कैप्चर करो, अर्ली एज में कैप्चर करो, इनको इंडोक्ट्रिनेशन करो ब्राह्मणिज्म में, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होगा, वो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होगा। वो सूत्र नहीं, आप आदमी को बदल रहे हो ना, आदमी को बदल रहे हो, उसकी विचारधारा है। तो यूथ को, एक बड़े तबके की यूथ को उन्होंने उस विचारधारा का बनाया है। तो आज आप देखेंगे कि बहुत बड़ा यूथ है, उसमें तो कुछ हल्का सा दलित भी आता है, ओबीसी भी आता है, हाई कास्ट तो है ही है और मिडिल क्लास भी है। तो ये दलितों का तबका जो है वो इसको इनडायरेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। ये आप देखेंगे जो दलितों के ऊपर अहमदाबाद में अटैक हुआ वो यूथ ही थे, जो जिस यूथ ने कॉन्स्टिट्यूशन जलाई इंडिया, यूथ ही थे, वो यूथ ही थे बिहार के। तो एक तो तबका यूथ का है, लेकिन दूसरा एक बड़ा तबका है भी जिससे आशा है वो यूथ में यूथ में
अच्छा। वो इसको नहीं मानता है। जैसा जो हम जेएनयू से देखते हैं, जेएनयू DU में से है नहीं, और जगह भी है जो अच्छा। जिसको इससे वो परेशान है इस विचारधारा से देश भर में। देश भर में। आपके मीडिया में हाँ। एक मीडिया तो गया उधर, हाँ हाँ, लेकिन दूसरा मीडिया तो यानी बचा ह्यूमन हुआ है। साइकोलॉजी में ज्यादा कॉम्प्रेशन वाले लोग भी रहते वो हैं। जो हाँ। मीडिया है वो पैर अपने खड़े रख करके कह रहा है, डर नहीं रहा है। तो ये तबका ऐसा भी है, जिसकी रीढ़ की हड्डी बची हुई है। हाँ, मीडिया की, यूथ की, और सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज की। यस, जिनके ऊपर आप इशारा हाँ, कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सारी नाम लेके कह सकते, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, और सारी जो पार्टीज है जो इस विचारधारा को विरोध कर रहे हैं, वही फ्यूचर है। अभी यदि कुछ बदल आएगा, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो यूथ, वो मीडिया, वही आशा है कि ये जो चल रहा है इसके विरोध में करेगा तो परिवर्तन आ सकता है। और मेरा ख्याल लास्ट इलेक्शन में आया है, 240 मिली है। हाँ सर। जो घट के आया तो उसी का एक इंडिकेशन है। तो मैं ये समझता हूँ दोनों प्रभाव है। जो आपने सवाल मुझे पूछा है कि यूथ का क्या है, तो एक यूथ तो है जो प्रभाव में लाया है, तो उसको लगातार उसको, क्योंकि 40 ऑर्गेनाइजेशन है इस संगठन की, तो उसमें एजुकेशन भी है। यस। अब मैं आपको एजुकेशन का किस्सा, आपने मुद्दा उठाया तो मैं आपको बताऊँ घटना के विरुद्ध कैसा एजुकेशन चल रहा है। जैसे 14 to 15 संस्कृत यूनिवर्सिटीज है, एक हमारे नागपुर में भी है, और उसके हज़ारों कॉलेजेस है। कालिदास जो है। अब ऐसा है कि घटना ये कहती है, तो आर्टिकल 28 कि आप रिलीजन को प्रीच मत कीजिए एजुकेशन में। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड संस्था में आपको ये वन पर्टिकुलर रिलीजन शुड नॉट बी टॉट। हाँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ा सकते हो संस्कृत, लेकिन रिलीजन नहीं पढ़ाओगे। ये मुद्दा उस वक्त भी आया जब घटना में डिस्कशन हुआ, तब भी आया कि वे रिलीजन का क्या करेंगे, मॉरल एजुकेशन में देना है तो रिलीजन से कुछ अच्छे वैल्यू निकाल के हम पढ़ाएं उनको। तो उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्लैरिफाई किया, तब जाके इशू और रिजॉल्व हो गए। बाबा साहब ने ये कहा था कि भैया रिलीजन के बारे में ये है कि हमारा स्टेट सेकुलर है, स्टेट के थ्रू या स्टेट जिनको सपोर्ट करता है एक रिलीजन को पढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एक डिपार्टमेंट रिलीजन का हो सकता है, उसमें आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए, डिग्री भी ले लीजिए, लेकिन रिलीजन को प्रीच नहीं किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये आर्टिकल 28 में है, उसमें माइनॉरिटी एक्सेप्शन। आज क्या हो रहा है, 1415 संस्कृत विद्यापीठ है और थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस है, उसमें घटना में ये कहा है कि क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ा, संस्कृत है, पाली है, लिंग्विस्टिक प्राकृत लैंग्वेज, है, क्या क्लासिकल पढ़ा लैंग्वेज। है। यस। लेकिन ये क्या करते हैं, लैंग्वेज के अलावा धर्म को पढ़ाते हैं। जो आप बता रहे हैं 1500 बिल्कुल। सालों से हो रहा है षड्यंत्र, उसी का विकराल रूप। नहीं, उसमें जाइए आप, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रिचुअल, यस। डिपार्टमेंट ऑफ ये वो सारा है। तो वो तो घटना के खिलाफ है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई रिलीजन पढ़ाया जा रहा है। जैसे दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ है, हमारे यहाँ विद्यापीठ है, जाके पढ़ना चाहिए कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्टेट सपोर्टेड है, जिसमें एक रिलीजन का विचार प्रचार नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 28 कह रहा है, तो ये पढ़ा रहे हैं नहीं, देखो ये सारे पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पढ़ाना चाहिए सिर्फ लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, वो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन एक धर्म की विचारधारा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो है, ये जो आप यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ जो क्रिएट हो रहा है ना, वहीं से तो पढ़ रहा है। हरिद्वार में चले जाइए आप, यस। वो संस्कृत विद्यापीठ है, लड़का धोती पहनता है, पहले हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो एक उसका उदाहरण है कि वहाँ एक धर्म का विचारधारा कैसे प्रचार किया जा रहा है। तो उसके ऊपर सोच समझ होनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए कि भाई इसके थ्रू वन रिलीजन की टीचिंग तो नहीं जा रही जो Yes. घटना के खिलाफ है। सर, आपके जो एकेडमिक करियर में आपने राष्ट्र चेतना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति जगाने की कोशिश की अपने कार्यों से, जो देश के लिए काफ़ी बेनिफिट भी था और यूथ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट था। क्या जो समस्या आप बता रहे हैं उसका समाधान कैसे देखते हैं आप? कि जैसा कल्चर अगर से कुछ एक प्रदूषित कर रहा है ह्यूमन ब्रेन को हमारे देश में, तो उसका रेमेडीज़ क्या होना चाहिए? या कल्चर के आगे कोई कल्चर खड़ा होना चाहिए? जैसा आपने बाकी पार्टियों को का नाम लेके कहा कि वो समझ नहीं पाए, जो एनिमी ग्रुप्स काम कर रहा था। तो क्या लगता है, क्योंकि आपके कार्यों से हमेशा आपने रेमेडीज़ की बात की, जब ऐसी सब समस्या है तो हम चर्चा के अंत में भी है, क्या देखेंगे आपकी इन सब चीज़ों का समाधान कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे ये लगता है उसकी सॉल्यूशन एक ही है, वो ये है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश में 8 धर्म है, 8-9 धर्म है, जितने दुनिया में धर्म है उतने धर्म यहाँ है। हिंदू है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, बुद्धिस्ट है, ज्यूज़ है, जेरोस्ट्रियन है, ये सारे धर्म हैं। तो इस धर्म के विचारों को लेके तो हमने घटना नहीं बनाई,
हमने कहा कि रिलीजियस फ्रीडम है, वो अपने विचार रखे और इस तरह से रखे कि घटना के प्रिंसिपल के विरोध में न चले जाए। जो हमने राष्ट्र बनाया है वो घटना के बेसिस के ऊपर बनाया है। हमारा देश। हाँ, बाहर से आए हो, अंदर से हो, कहीं के भी हो, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप डिफाइन की है कि ये इंडिया का सिटीजन है और उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स है, वो उसको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो नागरिक कैसे है वो डिफाइन किया हुआ है, लेजिस्लेचर कैसे होगा, एग्जीक्यूटिव कैसी होगी, जुडिशरी कैसी होगी, ये डिफाइन किया है। मैं इतना ही कहूँगा जो आपके सवाल के जवाब में, यदि फ्यूचर जो है हमारा, वो फ्यूचर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि उसमें इंटीग्रिटी आ जाए। आप प्रियम्बल देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें तो यही कहा है ना कि ये राष्ट्र जो है रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरिन है, और फिर बाद में ऐड किया सेकुलर और सोशलिस्ट है। ये उसके गवर्निंग प्रिंसिपल है। इसके अलावा दूसरा राष्ट्र नहीं बन सकता। रिलीजन का फ्रीडम आपको है एज लॉन्ग एज यू आर विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये हमारे गवर्निंग प्रिंसिपल है। और वो प्रमोट क्या करता, गोल क्या है, इक्वलिटी है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और आखिरी में दिया हुआ है नेशनल इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी और नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशन बनना है, नेशन को इंटीग्रेट करना है, वो इंक्लूसिव नेशन बनना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट तो किया हुआ है, इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखो एक बात, इम्पॉर्टेंट बात है जो समझ लेनी चाहिए हमें, कि बाबा साहब ने आखिरी के भाषण में और बाद में भी कहा है कि वी आर ए नेशन इन मेकिंग, वी आर नॉट ए नेशन, वी आर ए नेशन इन मेकिंग। तो यदि उसको सही तरीके से नेशन बनाना है, तो नेशन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको हमने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। गांधी रंडियन जिना के किताब में भी उन्होंने दिया है कि भाई नेशन सिर्फ जमीन, भाषा, संस्कृति और धर्म से नहीं बनता। नेशन में इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, सारे लोग एक दूसरे के ब्रदरहुड मानने चाहिए, कम्युनिकेशन हो, पार्टिसिपेशन हो, मेरा दुख आपका दुख, आपका दुख मेरा दुख। ये जो साइकिल नेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन। जब इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है और दूसरे देश के साथ हो रहा है, तो सारे धर्म, सारी विचारधारा फॉरगेट करके आप उसमें पेट्रियट हो जाते हैं। वो साइकोलॉजिकल है, नेशन है जो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट को, वो आप उसमें साइकोलॉजिकली इंटीग्रेट हो जाते हो। लेकिन वो साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के लिए आपको वो कंडीशन पूरी करनी होगी कि इंक्लूसिवनेस हो, कम्युनिकेशन हो, इक्वलिटी हो, समानता हो, इक्वल स्टेटस हो। तो उस लिहाज से बाबा साहब कह रहे कि नेशन अभी इक्वल स्टेटस नहीं मानता है, अभी भी डिवाइडेड है। यस। तो इंक्लूसिव नेशन बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। उसी तरह डेमोक्रेसी के बारे में कहा कि डेमोक्रेसी इज इन मेकिंग। मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था, लेकिन बाबा साहब ने कहा भाई डेमोक्रेसी हमने ली है, इट गिव्स वन वैल्यू वन वोट, लेकिन वन वैल्यू तो नहीं है। अनटचेबल जो सफ़र करते हैं वोटिंग में, गरीब जो है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी ले आओ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, चीफ जस्टिस का एग्जांपल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए। बाबा साहब का बड़ा खूबसूरत वर्ड है ये कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के धागे है, फाइबर। यस, एक दूसरे काफी अच्छे से समझाया और पूरी दुनिया पढ़ भी रही है उसमें, ठीक है ना। तो ये डेमोक्रेसी इज ऑल्सो इन मेकिंग। तो हमें ये करना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट जो हम कर रहे हैं, नेशन बना रहे हैं, डेमोक्रेसी ला रहे हैं, तो वो ऑल आर इन मेकिंग। तो उसको पूरी तरह ऑनेस्टली बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि ब्रिटेन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। yes. बातें छोड़ के क्यों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक्सेप्ट किया उन्होंने, वो सोसाइटी में है, उनके नॉर्म्स है, उनके वैल्यूज है, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको। सो द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द पीपल, देयर कल्चर इज इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ऐसा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दिया हुआ है इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, उसके बिल्कुल खिलाफ जो है कास्ट सिस्टम के नॉर्म्स है। उधर इक्वलिटी और इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, सो कास्ट सिस्टम में इनइक्वलिटी है, अनटचेबिलिटी है। हम वहाँ फ्रीडम की बात करते हैं, या अनटचेबल को टेम्पल में जाने के लिए फ्रीडम नहीं है, रास्ते पे घूमने के लिए फ्रीडम नहीं है, घोड़े पे बैठने के लिए फ्रीडम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, यहाँ सारे एंटी सोशल एटीट्यूड, एक दूसरे का द्वेष है।
तो यही सर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा बन तो जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी और वो समाज को बदलना पड़ेगा, तभी जाके इफेक्टिवली अंत नेशन और का सर डेमोक्रेसी ये आएगी। सवाल है कि जैसा आप बता रहे हैं कि मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा है, पर रोकने वाले भी इंडियंस ही हैं। जब चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, हम विदेशी शक्तियों से तो भारत ने इसके पहले जीतते हुए आए, डच रहे, पुर्तगीज रहे या फिर बरतानिया सरकार रहे। पर जब भारत के अंदर ही हम लोग इतना बड़ा थ्रेट ले रहे हैं, इंडियन के साथ ही इंडियन द्वेष कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी वाला बिहेव कर रहे हैं। अभी हमको एक बहुत बड़ी घटना हमारे सुप्रीम कोर्ट से दिखती है। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए? वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने उस सवाल का आपको जवाब दिया है कि जो घटना के जो प्रिंसिपल है, जिस बेसिस के ऊपर स्टेट गवर्न होता है, वो जो प्रियम्बल में जो प्रिंसिपल दिए हैं, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, ये जो प्रिंसिपल्स है, सॉवरिन की लोग ही जनता सॉवरिन है। यस। तो ये जो प्रिंसिपल है उसके आधार के ऊपर राष्ट्र को बनाना है, प्रैक्टिस में लाना है, रूल बनाने हैं, रेगुलेशन बनाने हैं, और जो गोल है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, नेशनल इंटीग्रिटी, उसको भी एक्चुअल प्रैक्टिस में उतारना है और वो शिक्षा के माध्यम से भी करना है, तभी जाके नेशन बनेगा। यही मेरी एडवाइस है। देखिए, राष्ट्रवाद इतिहास से सबक लेता है और वर्तमान का राष्ट्रवाद क्रिएट होता है। जो इतिहास में चलित घटनाएं होती है या जो इतिहास में घटित घटनाएं होती है, जो भी क्रांति होती है पूरी दुनिया में, वही वर्तमान के राष्ट्रवाद में कन्वर्ट होती है। आप अपने राष्ट्रवाद को ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू से जोड़िए या फिर अपने राष्ट्रवाद को आप जातीय मानसिकता से जोड़िए, ये आपके मानवतावादी सिद्धांत पर निर्भर करता है। हम उन सारे सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे थे जो मेजॉरिटी एंड पीपल्स जो है, भारत के जो नागरिक हैं, उनके जहन में होती है। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, आपका धन्यवाद और आप जुड़े रहिए आवाज़ से। थैंक यू।